जलाई, बिस्तर बिछाया और कुएं से ताज़ा पानी लाकर लोटे में भरकर अपने सिराने रखा और सोते वक्त दरवाज़ा बस बंद करते हुए एक नज़र बाहर देखा तो वो काला कुत्ता बरामदे की सीढ़ी पर ही जिस्म सिकोड़कर बड़े आराम से सो गया था। आखिरकार मैं भी अंदर कमरे में सो गया। दिन भर के सफ़र से मैं पूरी तरह थक चुका था। रात में एकदम गहरी नींद लगी थी। फिर भी जाधव और चपरासी ने वाड़े के बारे में मुझे जो कुछ कहा था वो शायद मन में कहीं न कहीं पीछे दबा हुआ था, क्योंकि एक दो बार मेरी नींद उचट सी गई थी। ऐसा नहीं था कि मैं नींद से पूरी तरह जाग गया था, लेकिन कुछ कुछ चीज़ों की धुंधली सी याद रह गई थी। ऐसा होता है ना कि मन के ख्याल ही रात में सपनों का रूप लेकर सामने खड़े हो जाते हैं और आसपास की कोई असली आवाज़ भी उस वक्त उस सपने में घुस जाती है। क्योंकि मुझे धुंधला सा याद है कि बीच रात में कभी हवा से कोई दरवाज़ा या खिड़की खड़खड़ जैसी आवाज़ कर रही थी और सीढ़ियों पर बैठा वो कुत्ता भी अजीब सी आवाज़ में रो रहा था। लेकिन मैं जब सुबह जागा तो देखा कि सुबह की धूप कमरे में आ गई है। धूप ने कमरे को और मेरे मन को दोनों को ही रोशन कर दिया था। मैं ताजगी भरे मन से जागा। अनजान कमरा देखकर एक पल के लिए मैं चौंक भी गया। लगा कि मैं कहाँ आ गया हूँ, और फिर धीरे धीरे सब कुछ याद आ गया। कमरे से बाहर कदम रखते ही मुझे रात वाले उस कुत्ते की याद आ गई। वो सीढ़ी पर ही मेरा इंतज़ार करते हुए बैठा था। दिन के उजाले में वो काफ़ी गंदा दिख रहा था, पर उसे भगाने की मेरी कोई इच्छा नहीं हुई। मैं आखिर कितने दिन इस गांव में रहने वाला था। फिर मन में आया कोई बात नहीं, जब तक हूँ बेचारा 4 निवाले तो खा लेगा। आज मैं मेस में लगभग सबसे पहले पहुँच गया था। जाहिर है कि पाटिल यानी मेस के मालिक का ध्यान मेरी तरफ चला गया। किस ऑफिस में हूँ, मेरी बदली पक्की है क्या, रहने के लिए कहाँ जगह ली है, ये सारी पूछताछ तो होनी ही थी और हुई भी। जैसे ही मैंने उन्हें कहा, बढ़ गए साहूकार का वाड़ा, उन्होंने एकदम से घूर कर मेरी तरफ देखा और फिर नज़रें चुराकर सामने सड़क की तरफ देखने लगे। मैंने ज़रा हिम्मत करके पूछा, कल जाधव वकील भी ज़रा हिचकिचा रहे थे, ऑफिस का चपरासी भी ज़रा बेचैन था, और अब आप भी मुझे ऐसे टाल रहे हो। आखिर ऐसा है क्या उस वाड़े में, आपको कुछ पता है? पाटिल कुछ देर तक मुझे घूरते रहे और फिर आगे बोले, मुझे पता है, सारे गांव को पता है, लेकिन आपको सारी जानकारी देने वाला एक ही आदमी गांव में मिलेगा। वो उस जमाने में बड़गे के घर में रसोइया था। अब उसने स्टैंड पर चाय की दुकान डाल दी है। शिवराम आचार्य नाम है उसका, सब उसे इसी नाम से जानते हैं। आप उससे जाकर पूछिए, वो आपको सब बता देगा। अच्छा, पर क्या वो किसी अजनबी से खुलकर बात करेगा? शिवराम, अरे उसे चुप कैसे कराया जाए, इसी बात की चिंता गांव वालों को रहती है। वो सब बता देगा, आप बिंदास होकर उसे पूछिए। फिर पाटिल ने काउंटर से जाते वक्त हाथ पर सुपारी रखते हुए कहा, अच्छा, रात में आप खाने पर यहीं आएंगे ना? मैंने उन्हें हाँ हाँ कहा और इतना बोलकर मैं मेस से बाहर निकल गया। शिवराम आचार्य की चाय की दुकान किसी मेले की दुकान जैसी थी, 3 पार्ट की बनी हुई। अंदर पैर रखना मुझे थोड़ा अजीब सा लगा और इसलिए मैं सड़क के दूसरी तरफ खड़ा होकर ये सोचने लगा कि मैं आगे क्या करूं। एक ज़माना था जब मैंने भी ऐसी दुकानों पर चाय, चिवड़ा और भजिया खाई थी। इन सब पर मज़े से हाथ साफ किया था, पर अब वो आदतें छूट गई थी। ऐसा नहीं था कि मुझे अंदर जाने वाले ग्राहकों से कोई घिन आ रही थी, पर मेरी खुद की ही अंदर पैर रखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। पास में ही पेड़ के नीचे 2 लड़के कंचे का खेल खेल रहे थे। मैंने उनमें से एक को अपने पास बुलाया और उसे कहा, वहाँ जाकर उस सामने वाली दुकान के मालिक को 5 मिनट के लिए यहाँ बुलाया है, ऐसा संदेशा दे दो। और मेरी बात सुनकर वो लड़का सीधे दुकान की तरफ चला गया। उस वक्त दुकान में एक बहुत बड़े स्टोव पर कुछ तला जा रहा था और उसी के पास बैठा एक आदमी वही शिवराम आचार्य निकला। मेरा बुलावा सुनते ही उसने स्टोव धीमा किया, दुकान में किसी को कुछ समझाया और दुकान से बाहर निकलकर वो सीधा मेरी तरफ आ गया। सच कहूँ तो उस शिवराम का हुलिया बड़ा घिनौना था। पूरी दोपहर स्टोव के पास बैठने से उसके बदन से पसीने की बूंदें बह रही थी और कंधे पर रखे एक मैले गमछे से वो उसे बार बार पोंछ रहा था। धुएं और तेल की भभक में
लगातार बैठने से उसकी आंखें लाल हो गई थी और उसे हल्की हल्की खांसी भी आ रही थी। चेहरे पर भी 4-6 दिन की बढ़ी हुई सफ़ेद दाढ़ी थी। मेरे पास आते आते ही उसने एक बीड़ी सुलगा ली थी। मुझसे बात करने से पहले उसने बीड़ी का एक बहुत लंबा कश खींचा और धुआं वैसा का वैसा अंदर जाने दिया और फिर वो बोला, क्या काम था आपका? और उस पल मेरे मन में एक ख्याल आया कि इस आदमी से बात करूं या नहीं। एक पल को मैंने उसे देखा और फिर सीधे मुद्दे पर आते हुए मैंने कहा, मैंने बड़गे साहूकार के वाड़े में एक कमरा लिया है। मेरी इस बात का उस पर क्या असर होता है ये मैं ध्यान से देख रहा था, पर वो जैसा था वो वैसा ही खड़ा रहा। मैंने फिर आगे कहा, अब मराठा मेस के मालिक पाटिल जी कह रहे थे कि आप पहले बड़गे साहूकार के यहाँ नौकरी करते थे। था तो आगे बोलो। ऐसा अनजान मत बनिए, उस वाड़े में कुछ तो गड़बड़ है ना। सब कहते हैं कि आपको सब कुछ मालूम है। अरे मुझे मालूम नहीं होगा तो और किसे होगा? वो सब कुछ मेरी आंखों के सामने ही तो हुआ था। फिर अपनी लाल आंखों से मेरी तरफ देखते हुए उसने कहा, आओ दुकान में बैठते हैं। मैंने एक नज़र दुकान की तरफ देखा और फिर उसे जवाब दिया, नहीं अभी नहीं। तुम दुकान बंद कब करते हो? 9 बजे। ठीक है, उसी वक्त आ जाना, सब कुछ बता दूंगा। इसमें कोई शक नहीं था कि अगर मुझे बड़गे साहूकार की हकीकत जानने की इतनी उत्सुकता नहीं होती तो मैं इस शिवराम से दोबारा कभी नहीं मिलता। रात के 9 बजे मैं शिवराम से मिला। रात की चांदनी की धोखेबाज रोशनी ने जैसे गांव के बदसूरत चेहरे को ढक दिया था। घर और बंगलों के आकारों के कोने परछाइयों से नरम पड़ गए थे। पूरे गांव पर एक झूठी रहस्यमयी चमक चढ़ गई थी। दिन भर की गांव की अच्छी बुरी बदबू अब कम हो गई थी और बीच बीच में कहीं से किसी चीज़ की सुगंध की कोई लहर आ रही थी। और ऐसे वक्त में शिवराम के होटल के लकड़ी के तख्ते पर बैठकर मैंने बड़गे साहूकार की वो सारी कहानी सुनी। शिवराम की छाती से आती खांसी की घरघराहट, दाढ़ी और बालों में खुरदुरापन फेरती उसकी उंगलियां और मुंह से लगातार धुआं उगलती बीड़ी, वैसे ये सब माहौल के उस रोमांच को कम कर रहे थे। फिर भी ये कहानी मन को ज़रा छू सी गई और ज़रा बेचैन भी कर गई। शिवराम मुझे बता रहा था, तात्या बड़गे को गांव में कोई अच्छा नहीं कहता था, पर खैर वैसे भी कौन से साहूकार को लोग चाहते हैं। साहूकार के पास पैसों के लिए मिन्नतें करनी पड़ती है, शायद इसलिए लोगों को उन पर गुस्सा आता है। और जब वही साहूकार वसूली के लिए दरवाजे पर आकर बैठ जाता है तब तो और भी ज़्यादा गुस्सा आता है। लेकिन तात्या ने किसी के गुस्से नाराज़गी की परवाह ही नहीं की और इसलिए उन्होंने अकूत पैसा भी जमा कर लिया था। और फिर एक दिन सुबह सुबह ही दिल का दौरा पड़ने से तात्या ने ये दुनिया छोड़ दी। कुछ लोग कहते हैं कि अगर तात्या ऐसे अचानक नहीं गए होते तो शायद इन घटनाओं ने ऐसा मोड़ ही नहीं लिया होता। खैर जो भी हो, तात्या चले गए और उनके पीछे घर में सबसे बड़ी उनकी बहन ही बची थी। तात्या की पत्नी के बारे में कहूँ तो वो अपनी इकलौती बेटी मीरा को जन्म देते वक्त ही गुजर गई थी। और अब वो मीरा 8 साढ़े 8 साल की थी। तात्या की वो बहन भी विधवा होने के बाद अपने बच्चों के साथ हमेशा के लिए तात्या के पास ही रहने आ गई थी। वैसे उसका बेटा काफ़ी बड़ा था पर उससे समझ बहुत कम थी, मतलब वो दिमागी तौर पर बहुत कमज़ोर था। वैसे तात्या ने घर की और मीरा की दोनों जिम्मेदारियां अपनी बहन आत्याबाई पर ही सौंप दी थी। जिन्होंने बड़गे साहूकार की पत्नी को देखा था वो बताते थे कि मीरा बिल्कुल अपनी माँ जैसी दिखती थी। कद काठी में छोटी सी, रंग गेहुआ और चेहरा तेज तर्रार था।
लेकिन मीरा को सही से संभाला नहीं गया था। वो हमेशा दबी दबी सी और शांत रहती थी। आत्याबाई बड़ी धाकड़ औरत थी। गांव में किसी की हिम्मत नहीं थी कि उनके आगे जबान खोल सके। मीरा पर जो जुल्म हो रहा था उसे खुली आंखों से देखने के सिवा बाहर वालों के पास और कोई चारा नहीं था। देहात के गांव का स्कूल, उस स्कूल में वो मुश्किल से वर्नाकुलर फाइनल तक पढ़ी। बस स्कूल के लिए ही वो घर से बाहर निकलती थी, बस उतनी ही। बाकी वक्त वो कभी कभी अपनी उम्र की लड़कियों में घुलते मिलते या खेलते हुए नहीं दिखी मुझे। एक दो बार जो सहेलियाँ उससे मिलने घर आई थी वो भी आत्याबाई का गुस्सेल बर्ताव और घर का पूरा माहौल देखकर दोबारा आने की हिम्मत नहीं कर पाई। और फिर ऐसे ही दिन बीतते गए। मीरा साड़ी पहनने लगी। उसके साथ साथ उसका वो ममेरा भाई, जिसे हम बाबा कहते थे, वो भी बढ़ रहा था, लेकिन बस शरीर से, अक्ल से नहीं। अक्ल से अधूरा ही था। अब देखो, ऐसा बिल्कुल नहीं था कि उसकी माँ यानी आत्याबाई को अपने बेटे की ये कमियां पता नहीं थी, लेकिन वो जानबूझकर उस तरफ आंखें मूंद रही थी। अब होते होते मीरा 18 साल की हो गई। अब भले ही हालात बुरे थे, लेकिन कुदरत अपना बदलाव का काम धीरे धीरे कर रही थी। बिना धूप और रोशनी वाली उस अंधेरी घुटन भरी दुनिया में भी उसके दुबले पतले शरीर पर जवानी की एक धुंधली सी मुहर खिल गई थी। वो बिल्कुल अपने माँ जैसे सुंदर थी। कुछ पल के लिए तो वो किसी किसी को मदहोश कर जाती थी, पर कोई फायदा नहीं था। आत्याबाई के मन में वो शादी का ख्याल कब आया ये किसी को नहीं पता चला। लेकिन एक दिन रसोई में जब घर के गुरुजी, मतलब वो पंडित जी, पूजा कर रहे थे तब मेरे कानों पर 2-4 सवाल जवाब पड़े थे। उससे मुझे समझ आया कि आत्याबाई का इरादा मीरा की शादी अपने उसी बेटे बाबा से करवाने का है, बिना कोई शोर शराबा किए। कानूनी तौर पर मीरा की सारी जायदाद हड़पने का ये गजब का तरीका उसने ढूंढ निकाला था। अब यह भी पता नहीं था कि मीरा के कानों तक उसकी आने वाली जिंदगी के बारे में रचे जा रहे ये मंसूबे पहुंचते भी थे या नहीं। और अगर कहूँ कि पहुंचते भी होंगे तो भी उसे इस बारे में क्या लगता था ये भी किसी को नहीं पता था, क्योंकि उसकी एक भी ऐसी खास भरोसे वाली सहेली नहीं बची थी कि जिससे वो बात कर सके। वो वाड़ा छोड़कर 4 पल के लिए अपना मन हल्का करने के लिए जाने लायक गांव में कोई जगह भी नहीं थी। उसे उसके हक समझाने वाला भी कोई नहीं था। और वो पंडित, वो उपाध्याय, वो तो साहूकार के अनाज के एहसान तले दबा हुआ था। उसने झट से कहा, ममेरे फुफेरे भाई बहनों में शादी हो सकती है, और इसका एक सुविधाजनक सबूत भी निकाल दिया। वो बाबा के कानों पर भी ये बातें पड़ी होगी। मुझे एक सुबह साफ साफ याद है, बाबा खाना खाने बैठा था और हमेशा की तरह आत्याबाई उसके पास बैठकर उसे पूछ परख कर रही थी। मीरा किसी काम से रसोई में आई और आत्याबाई ने उसे नमक या चटनी जैसा कुछ परोसने के लिए कहा, और फिर जैसे ही वो बाबा की थाली परोसने के लिए नीचे झुकी, बाबा ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया और मुंह का निवाला वैसा का वैसा रखकर वो अजीब आवाज में बोला, अब तो मेरी दुल्हन बनेगी, अब तो मीरा तो मेरी दुल्हन बनेगी। अब तो मेरी दुल्हन बनेगी, मीरा तो मेरी दुल्हन बनेगी। और वो सुनते ही मीरा के हाथ से कांच का कटोरा फर्श पर गिर पड़ा और खल जैसी आवाज कर टूट गया। मीरा घबरा कर पीछे हट गई और छी मूर्ख कहीं का, ऐसा कहकर उसने बाबा के हाथ से अपना हाथ जोर से छुड़ा लिया
और वैसे ही वो पीछे जाने लगी। उस पल उसका चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया था। मैंने खुद देखा था। तब आत्याबाई चिल्ला उठी और बाबा को चिल्लाने लगी, क्योंकि उस वक्त आत्याबाई को इस बात का पूरा ख्याल था कि रसोई में नौकर चाकर घूम रहे हैं और वो नहीं चाहती थी कि किसी को भी इस बात की भनक लगे। तब बाबा भी लाड भरे बिगड़ेल अंदाज में बोल पड़ा, क्या तूने ही तो कहा था कि मेरी शादी उससे होने वाली है। फिर क्या, एक दबी हुई सिसकी लेकर मीरा तेजी से वहां से चली गई और उस दिन के बाद से आत्याबाई बाबा का खाना बीच वाले कमरे में लगवाने लगी। लेकिन वहां भी उन्होंने मीरा को एक दो बार परोसने के लिए बुलाया था, ऐसा मैंने सुना था, सच झूठ पता नहीं। लेकिन किसी भी चीज़ की परवाह किए बिना उस महत्वाकांक्षी औरत ने शादी का ताना बाना तो बुन ही लिया। गांव में उल्टी सीधी बातें हुई, लेकिन कौन अजनबी उनके बीच में पड़कर या उनका विरोध करके खामखा अपने गले मुसीबत डालने का काम करता। बाबा की असली औकात सबको पता थी। फिर भी क्या पता, शायद मीरा को ये बात पसंद हो। ऐसी लीपा पोती करके लोगों ने अपने चुपते हुए ज़मीर को चुप करा लिया। इस पूरे समय में मैं वाड़े में ही काम कर रहा था। पहले ही मीरा बहुत कम नीचे आया करती थी, अब तो उसका अपने कमरे से बाहर दिखना भी मुश्किल हो गया था। एक दो बार मुझे वो छत पर अकेली खड़ी दिखाई दी थी। उसका वो मुरझाया हुआ, वो उदास चेहरा देखकर मेरे मन में दया भर आती थी। लेकिन मैं ठहरा नौकर आदमी, क्या बोलता। और अगर आत्याबाई के कानों तक ये बात पहुंचती तो मेरी तो रोजी रोटी ही चली जाती ना। मैं तो बस मन ही मन में कुटता रहा और आखिर में लाचार होकर चुप बैठ गया। मीरा के घबराए हुए मन में कैसे कैसे ख्याल चल रहे होंगे ये कोई नहीं जानता था। अब इस सब से छूटने की उसने एक कमज़ोर सी कोशिश की थी। एक दोपहर आत्याबाई सो रही है ये देखकर वो चुपके से वाड़े से बाहर निकली, लेकिन उसकी बदकिस्मती ठीक उसी वक्त उसके रास्ते में आकर खड़ी हो गई। बाबा, उसका वाड़े से बाहर निकलना और बाबा का सड़क से घर की तरफ आना ये एक ही वक्त पर हुआ। सड़क पर उस वक्त कोई नहीं था, इसलिए असल में वहाँ क्या हुआ ये किसी को पता नहीं चला। बस इतना पता है कि मीरा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाई और भागती लड़खड़ाती बाड़े में वापस चली गई और सीधे अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर घबराकर छुप गई। उसके पीछे पीछे मेरी दुल्हन ऐसा कुछ चिल्लाता हुआ बाबा भी वाड़े में घुस गया और मीरा को ढूंढने लगा। सारे लोग, मतलब घर के सारे नौकर चाकर आंगन में इकट्ठा हो गए। बहुत बड़ा हंगामा हुआ और आखिर में आत्याबाई ने बाबा को जैसे तैसे शांत किया। उस वक्त आत्याबाई का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था, लेकिन मीरा इस घटना से बहुत घबराई हुई थी, जैसे वो किसी दहशत में हो। उसे एकदम से जोर का बुखार चढ़ गया। उसकी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि दिखावे के लिए ही सही आत्याबाई को डॉक्टर को घर बुलाना ही पड़ा। जहाँ तक हो सके आत्याबाई खुद ही मीरा के पास रहने की कोशिश करती थी, लेकिन मुझे भी मीरा के कमरे में दूध, कॉफ़ी, छाछ ऐसा कुछ न कुछ देने के लिए दिन में कई बार चक्कर लगाना पड़ता ही था। और मैं तब देखता था कि मीरा बस दीवार की तरफ मुंह करके चुपचाप पड़ी रहती थी। आत्याबाई ने चालाकी से जो घर में हमेशा आने वाले डॉक्टर थे उन्हें नहीं बुलाया था। गांव में एक नया सरकारी डॉक्टर तबादला होकर आया था, वही उनके घर आ रहा था। उसका नाम मुझे अब याद नहीं है, लेकिन वो एक नौजवान था और अच्छे स्वभाव का था। मैंने खुद देखा कि मीरा को उस बीमारी से ठीक करने के लिए उसने बेहिसाब मेहनत की।
वो बच्ची मीरा तो जैसे जिंदगी के आखिरी छोर तक पहुंच गई थी, जहां शायद उसकी जान अटकी हुई थी, और वहां से वो डॉक्टर उसे वापस खींच लाया था। अब हमदर्दी के लिए वो तरसती मीरा और उसे धीरज देने वाला, उसकी लगातार परवाह करने वाला जवान डॉक्टर। किसी को कुछ शक होता, उससे पहले ही उन दोनों की हमदर्दी प्यार में बदल गई। कुछ दिन के लिए ही सही, मीरा की सताई हुई जान को बड़ा सुकून मिला होगा। उसके मुरझाए हुए गालों पर थोड़ी सी लाली आ गई थी। उसकी बुझी हुई आंखों में हमें थोड़ी चमक दिखाई देने लगी थी। सहमे हुए होठों पर एक हल्की सी मुस्कान भी फैल गई थी। लेकिन शातिर आत्याबाई की नज़रों से यह बात कब तक छुपी रहती। वो ये सब देख रही थी कि इसी प्यार की उम्मीद पर, इसी प्यार के सहारे मीरा तेजी से ठीक हो रही थी। और इसलिए तब तक उसने उन्हें कुछ नहीं कहा। और फिर एक दिन उसने अपना दांव चला। उस दिन मीरा के कमरे में वो आत्याबाई, बाबा, डॉक्टर और मीरा, बस इतने ही लोग थे। अचानक मीरा जोर जोर से चीखने लगी। तब मुझे डॉक्टर और आत्याबाई की बीच बीच में ऊंची आवाज़ में बातें सुनाई दे रही थी। इतना सब कुछ याद तो नहीं, लेकिन पुलिस, लड़की को अकेला पाकर ज़बरदस्ती, इज्जत, आबरू, नुकसान, ऐसे ही कुछ आत्याबाई डॉक्टर को धमकाते हुए बोल रही थी। और फिर मैंने देखा, पत्थर जैसे सब चेहरे के साथ डॉक्टर घर से बाहर निकल गया। वो दोबारा उस वाड़े में कभी नहीं आया। तूफान में टूटकर गिरी हुई बेल की तरह मीरा एक ही दिन में काली पड़ गई, अचानक से मुरझा सी गई। मेरे साथी, वो सभी लोग लाचार होकर ये सब होते हुए देख रहे थे। डॉक्टर को अपनी इज्जत और नौकरी की फिक्र थी। उसे भी तो अपना पेट पालना था। दोष भी कौन किसको देता। सबके अपने अपने कांच के घर थे। अगहन का मुहूर्त तो निकल गया था। अब आत्याबाई ने वैशाख जेठ में बाबा की शादी निपटाने की ठान ली, और उसके लिए वो कुछ लोगों के सामने ये बात बोलने भी लगी थी। मीरा हक्का बक्का होकर अपनी बिखरती हुई जिंदगी को देख रही थी, लेकिन ये सिर्फ ऊपर ऊपर का दिखावा था। बीच बीच में मुझे मीरा की आंखों में एक अजीब सी चमक दिखाई पड़ जाती थी, और उससे मेरी रूह कांप जाती थी। लेकिन मैं कुछ भी बोल नहीं सका और नहीं कुछ कर सका। चैत्र का महीना खत्म हुआ, वैशाख शुरू हुआ। बाड़े में रंग रोगन शुरू हो गया था, और एक सुबह मीरा अचानक कहीं गायब हो गई। बहुत भाग दौड़ मची। गांव में, गांव के आसपास हर जगह ढूंढा गया, और फिर आखिर में ये मामला पुलिस के हाथ में देना पड़ा। उन्होंने घर भर में कसकर तलाशी ली, लेकिन मीरा का कोई सुराग नहीं मिला। न कोई खून खराबा, न कोई चिट्ठी, कुछ भी नहीं। एक रत्ती भर भी निशान नहीं मिला। उसके सारे कपड़े कमरे में वैसे के वैसे थे। वाड़े के बाहर भी उसे किसी ने आते जाते नहीं देखा था। आखिरकार लाचार होकर सबको सबसे भयानक ख्याल के बारे में सोचना ही पड़ा। उस कुएं में गोताखोर को उतारा गया, और फिर कुछ ही देर में कुएं से मीरा की लाश मिली। उसने आखिरकार अपना रास्ता चुन लिया था। बाबा, आत्याबाई का बेटा, पहले ही आधा पागल था। उसकी सीधी सादी हरकतें भी आम इंसान के समझ के बाहर थी। अब कौन बता सकता है कि कुएं से धीरे धीरे ऊपर लाई गई उस मीरा की लाश को देखकर उसके उस आधे अधूरे दिमाग में क्या उथल पुथल मची होगी। लेकिन सच कहूँ तो उस दिन के बाद बाबा बदल गया। उस दिन से वो एकदम अलग हो गया था। वो वक्त बेवक्त खुद से ही बातें करने लगा। कम से कम सब लोग ऐसे ही समझते थे कि वो खुद से बातें कर रहा है। एक बार मैंने उससे मजाक में पूछ लिया, बाबा, आजकल किससे इतनी बातें करते रहते हो?
उसने बड़ी सहजता से कहा था। मेरी दुल्हन से, मीरा से। वो मेरी दुल्हन बनने वाली है ना, हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तब मैं आगे कुछ बोलने ही वाला था, लेकिन मैं वहीं रुक गया, क्योंकि बाबा में उतनी समझ होगी भी या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे बाबा का वो जवाब और उसका खुद से बातें करना, वो दोनों ही पसंद नहीं आया। घर में एक और इंसान था जो बेचैन था, और वो थी आत्याबाई। मीरा की खुदकुशी की वजह से घर के इस मामले का पूरे गांव में ढिंडोरा पिट गया था। लोगों का मुंह बंद कराते कराते आत्याबाई की हालत खराब हो गई थी, और उस पर अब ये नई मुसीबत आ गई थी। मैंने देखा कि आत्याबाई अब बाबा पर लगातार नज़र रखने लगी थी, क्योंकि उसकी बड़बड़ाहट दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। दूसरे नौकर चाकर भी इस वजह से बेचैन रहने लगे थे। उन्हें बार बार मीरा की याद आना अच्छा नहीं लगता था। जिस दिन मैंने बाबा को कुएं के आसपास खुद से बड़बड़ाते हुए घूमते देखा, तब मुझे यकीन हो गया कि अब ये लक्षण ठीक नहीं लग रहे। एक दिन मैं रसोई की खिड़की से देख रहा था। मुझे बाहर का सब कुछ साफ दिख रहा था और सुनाई भी दे रहा था। पहले बाबा अनमने ढंग से चबूतरे की सीढ़ी पर खड़ा था, फिर वो धीरे धीरे आंगन में आया, लेकिन उसकी नज़र लगातार कुएं की मुंडेर पर टिकी हुई थी, जैसे कि वहां उसे कोई दिख रहा हो। वो कुएं के चक्कर काटता हुआ जैसे जैसे करीब जाने लगा, भागकर मैं आत्याबाई को बुला लाया। वो दौड़ती हुई आंगन में आ गई और बाबा का हाथ पकड़कर उसे घर में ले जाने लगी, लेकिन तब वो अपनी जगह से हिलने को तैयार नहीं था। वो तब भी कुएं की मुंडेर की तरफ उंगली दिखाकर आत्याबाई को कुछ बता रहा था। आखिरकार जैसे तैसे आत्याबाई ने उसे समझा बुझाकर शांत किया और उसे घर के अंदर ले आई। जब वो आत्याबाई खिड़की के पास से गुजरी, तब मैंने देखा था उनका चेहरा भी पसीने से तरबतर था। डर से रंग उड़कर काला पड़ गया था, जैसे उसे भी वहां कुछ दिखाई दिया हो। बाबा की बेचैनी कम होने के बजाय बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। अब तो वो लगातार खुद से बड़बड़ाहट करने लगा था। आत्याबाई आसपास नहीं है, यह देखकर मैंने एक दो बार बाबा के कमरे के दरवाजे पर कान लगाकर कुछ सुनने की कोशिश की थी, लेकिन वहां मैंने जो कुछ सुना, उसे सुनकर उसके बारे में मेरा जो कुतूहल था वो एकदम से खत्म हो गया, क्योंकि मुझे बाबा की आधी गुस्से आधी लड़खड़ाती आवाज में कुछ ऐसा सुनाई दिया था। कुएं में क्यों, घर में क्यों नहीं? और फिर मुझे पानी से डर लगता है। कुआं कितना गहरा है, पानी कैसा हरा हरा ठंडा है। नहीं, क्या मैं पानी में नहीं गिरूंगा? सच में नहीं। इसके बाद मैंने फिर कभी उसकी बातें सुनने की कोशिश भी नहीं की। सप्तमी के 7वें दिन का मुहूर्त आत्याबाई ने तय तो किया था, पर वो सब तो वो कब की भूल चुकी थी। तो फिर बाबा को उसकी याद किसने और कब दिलाई? क्योंकि उस दिन वो खाना खाते खाते अचानक बोला था। उसने कहा था कि कल मेरी शादी होगी, है ना? और आत्याबाई ने उसे झिड़कते हुए कहा था कि कुछ भी बकवास मत कर, बाबा चल खाना खत्म कर। पर वो बार बार यही बात पूछ रहा था, बता ना, कल ही है ना मेरी शादी? आत्याबाई उसे समझा रही थी कि अभी कोई शादी वादी नहीं है, बाबा तू अपना खाना खत्म कर। पर बाबा बार बार वही बात पूछ रहा था। कैसे नहीं, मीरा तो कह रही थी कि कल हमारी शादी होगी। और तब आत्याबाई जोर से चिल्ला उठी। उसने चिल्लाकर कहा, बाबा बस कर, नहीं तो बहुत मारूंगी। बाबा चुप तो हो गया, पर उसके दिमाग में और कुछ चल रहा था। वो अपने आसपास में ही हंस रहा था, बार बार बाहर देख रहा था, अपने आप में ही मुस्कुरा रहा था। और फिर सप्तमी का वो 7वां दिन आया। 8 बजे से पहले
कभी न जागने वाला बाबा आज सुबह से ही नीचे आकर बैठ गया था।